तो लास्ट क्लास में जो हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के जो फॉर्मूले करे थे ना, ये स्पेसिफिकली ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हम आज एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, और फिर आगे करेंगे। हाँ जी, तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं 4.1 और 4.2, ये देख लेते हैं। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.1 है, फॉर द रिएक्शन R gives P, रिएक्टेंट R है, प्रोडक्ट P है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी क्या 0.03 मोलर, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, और R फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गई, R I लिख के और इसको R F लिख देते हैं 0.02 मोलर, और टाइम लगा इसके अंदर 25 मिनट्स, डेल्टा टी बोल देते हैं बेसिकली इस टाइम को, 25 मिनट्स का टाइम लगा इसमें, 25 मिनट्स का टाइम चेंज हुआ। ठीक है, उन्होंने इनिशियल फाइनल टाइम नहीं दे रखा ना, तो मैं सीधा इसी को 25 मिनट लिख दूंगा। आपसे बोला कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग द यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकंड, सेकंड्स में भी निकालना है, तो मिनट्स का भी निकालना है, सेकंड्स का भी, तो इसको सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 25 इंटू 60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 125 1250 सेकेंड्स। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, तो ये सेकंड में आ गया। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और माइनस में, ठीक है, माइनस में आएगा ये, और स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ लगा हुआ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ 1 ही आएगा, 1 मतलब कुछ लगाओ ही मत बेसिकली। तो कैसे निकलती है? फाइनल माइनस इनिशियल निकलता है। फाइनल कितना है? फाइनल है 0.02, इनिशियल है 0.03, टाइम में कितना चेंज है? टाइम में चेंज है 25 मिनट्स, अगर मिनट्स में निकालते हैं पहले यूज करके, तो ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव 0.01 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो इसे हम कर लेते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आ जाएगा आंसर। 4 इंटू 10 टू द पावर -4, यूनिट ऊपर है मोल पर लीटर दे रखा था, ये m ही लिख देते हैं, m पर मिनट, और सेकंड में निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? सेकंड में निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, R एवरेज ऊपर डेल्टा R, नीचे डेल्टा T, डेल्टा R इस बार वही आएगा फिर से 0.02 माइनस 0. अच्छा माइनस लगाना भूल गया, सॉरी, 0.03 डिवाइडेड बाय टाइम इस बार कितना है 1250 सेकेंड्स के अंदर अगर निकालेंगे, तो 0.01 डिवाइडेड बाय, नेगेटिव साइन हट जाएगा, सॉरी, 1250, तो ये कर देते हैं हम 10 टू द पावर -6, 8 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 8 इंटू 10 टू द पावर -6 आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर -6 मोलर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये आपने पर सेकेंड में भी निकाल लिया,
और पर मिनट में भी निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया? इसको इधर लिख दो। सर हाँ जी, सर आपने अब तक बस ये क्वेश्चंस लगाए हैं? हाँ अभी यही करा है, यही पहला ही क्वेश्चन करा है बस। सर आप एक बार थोड़ा सा समझा दो कि ये वाला। ये जो आपने लास्ट क्लास में थी ना आप, यस सर। तो यही फॉर्मूला लगाया था हमें। देखो क्वेश्चन पढ़ो 4.1, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है 0.03 से 0.02 25 मिनट्स में। तो हमें यहाँ देखो क्या लिखा, मैंने गिवन लिख लिया, इनिशियल रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन 0.03 मोलर, फाइनल रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलर एंड टाइम 25 मिनट्स। क्वेश्चन में ये दिया है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग द यूनिट्स ऑफ बोथ मिनट्स एंड सेकंड। टाइम का यूनिट मिनट्स एंड सेकंड दोनों में यूज करना है, तो मिनट में लिख दिया 25 और सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर दिया, उसे 60 से मल्टीप्लाई करके 1250 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने ये फॉर्मूला लगाया, आर एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और नीचे स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लगता है, लेकिन स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे 1 1 है ना दोनों में, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो कुछ लगाएंगे नहीं डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ पे लगता है स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो यहाँ 1 लगा देंगे, 1 मतलब कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। तो पहले मैंने सेकंड में यूज करा, सेकंड में यूज करा तो आंसर मोल पर सेकंड में आ जाएगा। फिर मैंने टाइम को मिनट्स में यूज किया, देखो दूसरे वाले केस में यहाँ पे 25 मिनट्स यूज किया, तो आंसर मोल पर में, मोल पर लीटर पर मिनट में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अब इसके नीचे वाला क्वेश्चन करके देखो जरा आराम से, बहुत इजी है, हो जाएगा वो भी। इस बार रिएक्टेंट ए दे रखा है, तो हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिख लेंगे। सॉरी, टाइम 10 मिनट्स था, मैंने गलती से 40 लिख दिया। नेगेटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और इस बार 2 लगेगा स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो देखो यहाँ पे स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो इसी वजह से यहाँ पे भी 2 लगेगा।
ठीक है, 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। तो पूरा समझ में आ गया? एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो ट्राई करो अपने आप। ये तो एक्सरसाइज में तो और कोई क्वेश्चन है नहीं इस टॉपिक पे, तो हम अगला ये देख लेते हैं जरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन बताया था ना, 3 फैक्टर्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताया था, ये इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, टेम्परेचर करता है, कैटलिस्ट करता है। तो हम एक एक करके इन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपको कराना है मुझे यही, इफेक्ट ऑफ concentration of reactants। तो concentration of reactants का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, वो स्टडी करेंगे। The effect of concentration of reactants on the rate of reaction is studied using rate law। अब रेट लॉ क्या है सिंपल वर्ड्स में वो समझा देता हूँ आपको पहले। जैसे मान लो एक केमिकल रिएक्शन है, यही लिख देते हैं A+B वाला, A+B gives C+D, और इनके स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड स्मॉल d। ये है रेट, और ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ बेसिकली ये बोलता है कि रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of A and the concentration of B multiplied with each other, both the concentrations multiplied with each other and raised to some power x and y। अब देखो पावर ये नहीं है, a and b स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में नहीं है, कुछ और है। raised to some power x and y are some powers which may or may not be equal to a and b। x और y जो a और b के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बेसिकली दे आर experimentally determined। how they are experimentally determined that I'll explain later, but this is the rate law। अब इस रेट लॉ को थोड़ा और फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। रेट इक्वल टू के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया जाता है, ठीक है। जनरली इसे स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे तो इसे a की पावर x एंड b की पावर y। तो हियर k is called rate constant, x and y are
determined experimentally. And does not depend on chemical equation. ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन पे डिपेंड नहीं करता ये, कुछ में स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये दो चीजें याद रखनी है, के और एक्स एंड वाई। रेट लॉ की डेफिनेशन मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी से ही बता देता हूँ। इसे रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, रेट लॉ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये ना कुछ इशू हो रहा है इसके अंदर, आई एम नॉट एबल टू पेस्ट एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। ये पता नहीं लिंक की फॉर्म में क्यों पेस्ट हो जाता है। एनीवेज ये मैं बाद में लिख दूंगा अपनी बुक में, आप चाहे तो देखो मार्क कर लो इसे, फिलहाल अभी टाइप करेंगे टाइम वेस्ट होगा। Rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants, with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation. ठीक है, this is the definition of rate law. सही है, समझ में आ गई? पेज नंबर क्या बोल रहे हो? तो पेज नंबर, पेज यार पेज नंबर अलग अलग होगा हर बुक में, वैसे बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि ना वो अपडेटेड बुक्स के अंदर कुछ और है। इसमें 99 है भाई। ये टॉपिक नंबर देख लो ना, टॉपिक नंबर 4.2 के नीचे आएगा ये इंस्टेंट। तो क्या मैं 2 मिनट में नोट कर सकता हूँ उसे फिर? हाँ तो हाँ, लिखा हुआ है। मैं ये नोट्स ना तो मैं कॉपी पेस्ट करके सेंड कर दूंगा। ये अभी शायद इसमें खोते हुए कुछ इशू आ रहा है, मैं कर दूंगा ये सेंड। ठीक है, खैर अब ये समझ में आ गया। अब देखो एक चीज होती है इसके अंदर, ये हो गई रेट लॉ। अभी एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होते हैं ये बताता हूँ आपको। एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ऐसे होते हैं, हम क्या करते हैं, हम चेक करके देखते हैं कि एक्स की कौन से ए की, जैसे मान लो ए एक रिएक्टेंट है, हम बी की कॉन्सेंट्रेशन को कर देंगे कांस्टेंट, ठीक है, और सिर्फ ए की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके देखेंगे। रेट है और ये ए की कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो ये हो गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, और यहाँ आ गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। कैसे पावर डिटरमाइन करते हैं ये बता रहा हूँ मैं, एक्स और वाई कैसे डिटरमाइन करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन थी 0.1, इसकी थी 0.1, दोनों की 0.1 थी, या 0.1 ले लेते हैं, और रेट था मान लो 40 सम 10 था रेट, कुछ भी यूनिट का यूनिट लगा देते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड में रेट 10 था, ठीक है। हम क्या करते हैं, बी की कॉन्सेंट्रेशन को तो 0.1 ही रखते हैं, चेंज नहीं करते,
ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हैं, ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल, यानी 0.1 से क्या कर देते हैं 0.2 कर देते हैं, ठीक है। बी को वही का वही रखा, ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, तो हमने देखा रेट में कितना चेंज आया। अगर मान लो रेट में कोई चेंज नहीं आया, रेट 10 का 10 ही रहा, तो इसका मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो ए है, यानी ए की जो पावर है वो 0 है, तो उस केस में हमें पता लग जाएगा x की वैल्यू 0 है। 0 भी आ सकती है बाय द वे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसको डबल करने से रेट भी डबल हो गया, यानी 10 से 20 हो गया, तो हमें पता लग जाएगा कि पावर जो है वो 1 है। ये जितना ए में चेंज कर रहा है उतना ही रेट में भी चेंज आ रहा है। सिमिलरली अगर मान लो 10 की जगह ये 40 हो गया, 10 से 40 हो गया, इसको डबल किया, इसको इंटू 2 किया, तो ये इंटू 4 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x की पावर, जो x की वैल्यू है यानी जो पावर ऑफ a है वो 2 है, जो भी चीज हो रही है वो स्क्वायर हो जा रही है। तो इस तरीके से डिटरमाइन होती है पावर। सिमिलरली हम फिर a को कांस्टेंट रख के b की पावर डिटरमाइन कर सकते हैं। ये मैं एक्चुअली, इस पे पूरे क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं कराता हूँ अभी के अभी। आप समझ में आई बात? सर एक सेकंड। हाँ सर ये सवाल है मेरा, तो सर हाँ, हमने अगर रेट को 4 टाइम्स बढ़ा तो कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ेगी, ये रूल है? नहीं जरूर, हाँ ऑब्वियस रूल नहीं है ये, मैं कह रहा हूँ अगर a की पावर 2 होगी तब ऐसा होगा। अगर, ओके ओके। हाँ अगर a की पावर 2 होगी तब ऐसा होगा, ठीक है। अभी मैं कराऊंगा ना क्वेश्चन इसमें, अभी समझ में आ जाएगा। सर एक अच्छा सेकंड, आप सर रेट लॉ की डेफिनेशन फिर से एक सेकंड दिखा दीजिए एनसीईआरटी से। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली इसी का पार्ट है नेक्स्ट टॉपिक के। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है द सम ऑफ पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ इक्वेशन। तो रेट लॉ इक्वेशन में जो पावर्स थी रिएक्टेंट की, यानी एक्स एंड वाई, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो ऑर्डर इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सिर्फ आप पावर जो है उनको ऐड कर दीजिए, वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अच्छा इससे पहले अच्छा इसके बाद एक चीज और बतानी है, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। जो रेट कांस्टेंट था ना, उसके यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मैंने यूनिट्स क्यों लिखा है, क्योंकि रेट कांस्टेंट का एक फिक्स यूनिट नहीं होता। ज्यादातर चीजों की तो यूनिट फिक्स होते हैं ना, कि एक यूनिट है वही हर बार यूज होगा। रेट कांस्टेंट का यूनिट डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उस पर डिपेंड करता है। यानी पावर्स क्या है, एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या है, क्या पावर्स लगी हैं, उसके हिसाब से रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा। रेट कांस्टेंट यानी के जो हमने निकाला। तो यूनिट निकालने के लिए कैसे करेंगे आप देखो, फॉर्मूला क्या था रेट लॉ का, रेट इज इक्वल्स टू के रेट कांस्टेंट, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। अगर हम रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना चाहते हैं तो हम के को एक साइड कर लेते हैं और ए और बी को रेट के डिनोमिनेटर में ले आते हैं। रेट डिवाइडेड बाय ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ये हमने रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला बना लिया। इसका यूनिट निकालना चाहते हैं ना आप, तो अब कैसे निकालेंगे देखिए। ये हमने बना लिया। अब हम इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं कि किस हिसाब से बनेगा फॉर्मूला। देखो जो इसमें रेट है, जो ये रेट है, इसका यूनिट क्या होता है, मतलब स्टैंडर्ड, वैसे तो बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर गैसियस रिएक्शन हुआ तो बार पर सेकेंड या एटीएम पर सेकेंड भी हो सकता है, बट फॉर aqueous solution, फॉर अ रिएक्शन इन लिक्विड मीडिया, जो रेट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अभी डिटरमाइन किया हमने, पिछली क्लास में किया था और आज भी थोड़ा सा बताया मैंने इसके बारे में। डिवाइडेड बाय
नीचे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, ए कॉन्सेंट्रेशन है तो उसका यूनिट भी मोल पर लीटर होगा, उसकी पावर आ गई x, और बी भी कॉन्सेंट्रेशन ही है तो बी का यूनिट भी मोल पर लीटर होगा, उसकी पावर आ गई y। जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो नीचे क्या बन जाएगा, ऊपर तो यही रहेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर की पावर x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या होता है, x प्लस वाई ऑर्डर होता है, अभी बताया मैंने। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट डिटरमाइन करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम कैसे डिटरमाइन करेंगे रेट कांस्टेंट के यूनिट, वो समझ लीजिए। देखो, फॉर जीरो ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बाय द वे जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और क्या कहते हैं, नेगेटिव नहीं होता बस, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये लाइन, इट कैन बी, या ऑर्डर कैन बी जीरो a whole number, a fraction or a whole number। जीरो एक्चुअली मैंने बोल दिया था, होल नंबर इंक्लूड हो गया था, मैं नेचुरल नंबर लिख देता हूँ, और एनी नेचुरल नंबर।